हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री। इस बुक से हमने सारी चीज़ों को लिया है, जो कि बुक है माइकल एच हार्ट की। यह बुक बताती है कि दुनिया में 100 ऐसे कौन से लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इतिहास में सबसे ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए हैं। तो इस बुक की वो सारी चीजें जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाई हैं, वो हम एक एक करके वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रख रहे हैं। इसके बारे में हमने कुछ वीडियोस पहले से बना रखे हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी आज हम जिस वीडियो की बात करने जा रहे हैं वो है ईसाक न्यूटन के बारे में। ईसाक न्यूटन के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस वीडियो के अंदर हमने यह बताया है, जो ईसाक न्यूटन की बचपन का जमाना जो था उसके बारे में बताया है, और किस तरह से उन्होंने डिस्कवरीज अपनी स्टार्ट की थी, रिसर्च शुरू किया था, उसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम यह बताएंगे कि जो ईसाक न्यूटन है उनकी कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाई हैं और जिसकी वजह से वो महान हुए हैं, और इस बुक के अंदर उनको सेकंड रैंक दी गई है। ये सबसे बड़ी चीज है कि 100 महान लोगों में ईसाक न्यूटन सेकंड नंबर पे आते हैं, जो कि काबिल तारीफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि ईसाक न्यूटन की कौन सी ऐसी डिस्कवरीज हैं जिसकी वजह से वो महान है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो थी। इन डिस्कवरीज के अंदर ये बताया गया है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं। यही वो डिस्कवरीज है जिसकी वजह से न्यूटन महान हो सके हैं। गैलीलियो ने सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया था। उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से एक वस्तु या एक ऑब्जेक्ट मूव करता है बिना किसी बाहरी बल के अधीन होने के, बिना किसी बाहरी ताकत लगाए हुए कैसे एक ऑब्जेक्ट मूव करता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उनके पीछे कोई ना कोई बाहरी बल जरूर होता है, तभी वो आगे मूव कर पाती है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, मैकेनिक्स में ये कहा जा सकता है कि बिना किसी बाहरी बल के कोई भी उस सर्कमस्टांसेस के अंदर कैसे मूव कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर सकता है, इस बारे में सबसे ज्यादा लोगों का क्वेश्चन था। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन न्यूटन ने अपनी सेकंड लॉ ऑफ मोशन में दिया है, और उन्होंने बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में यह बताया है कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने पर वो मूव करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितनी ज्यादा आप फोर्स से ताकत लगाते हैं, वो ऑब्जेक्ट उतनी ही तेजी से आगे मूव करता है। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एकत्र किया और थर्ड लॉ ऑफ मोशन बनाया, और इस मोशन के अंदर ये बताया जाता है कि किस तरह से हर ऑब्जेक्ट मूव करता है अगर उसके ऊपर किसी तरह से एक्शन होता है। हर एक्शन और रिएक्शन के बाद वो ऑब्जेक्ट मूव जरूर करता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर उन्होंने ये भी बताया है कि किसी भी एक्शन का फोर्स ऑफ एक्शन से रिएक्शन होता है। न्यूटन ने इन लॉस के अंदर ये बताया है कि किस तरह से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर जितनी ज्यादा ताकत से आप एक्सेलरेट करते हो, उतनी ही ज्यादा ताकत से वो रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि आपको रिफ्लेक्शन उसका उतनी ही ताकत से मिलता है जितनी ताकत से आप इसके ऊपर फोर्स करते हो। तो ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं डिस्कवरीज थी जो कि न्यूटन के द्वारा की गई थी, जिसकी वजह से हम ये जान पाए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट तो मूव करती है, साथ में हमारे के अंदर भी वो मूवमेंट आती है जो कि दिखाई नहीं देती, लेकिन वो मूवमेंट आती है। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल न्यूटन ने अपनी इन बुक्स में दे रखा है। अगर आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो इससे आपको बहुत और सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो इससे ये बात बिल्कुल साबित होती है कि समान रूप से एक्शन का रिएक्शन होता है, और ये सारी चीजें जो मिलती हैं, मतलब समान रूप से एक्शन का रिएक्शन होता है। और जो सबसे ज्यादा फेमस था वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स था। ये चारों लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके अलावा लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये चारों फोर्स एक प्रणाली को बनाते हैं जो कि इस बात को दर्शाते हैं कि कैसे हम चीजों को मूव करा सकते हैं, और मूव करने के बाद उसके ऊपर क्या एक्शन का रिएक्शन होता है। इन सभी लॉस के अंदर एक चीज को बहुत ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, या कह सकते हैं मैकेनिकली इस बात को बहुत ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से एक पेंडुलम के मूव करने से लेकर
ऑर्बिट में सारी चीजें, सारे प्लैनेट्स के मूव करने से लेकर सन के चारों तरफ प्लैनेट्स के मूव करने से लेकर उनके बिहेवियर तक को इस लॉस के अंदर दर्शाया गया है। यानी कि इस लॉस के अंदर उन सभी चीजों को बताया गया है कि जो एक इंसानी दिमाग सोच भी नहीं सकता है कि पेंडुलम जो मूव करते हैं वो क्यों मूव करते हैं, या ऑर्बिट में जो भी चीजें, प्लैनेट्स जो भी सारे मूव कर रहे होते हैं वो क्यों कर रहे होते हैं, यहाँ पर किस तरह से जो अर्थ है वो उसके किस तरह से अर्थ है उसके चारों तरफ चीजें मूव करती हैं, या किस तरह से सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव करते हैं। तो इन सभी चीजों को डिस्क्राइब किया गया है इसके अंदर, और उनके बिहेवियर को बहुत अच्छी तरह से लॉस में समझा जा सकता है, जिन लॉस को न्यूटन ने अपनी बुक में लिखा हुआ है। न्यूटन ने कभी भी इन लॉस को इन सभी चीजों में अप्लाई नहीं किया। वो सबसे जो इंपॉर्टेंट था उनके लिए जो मैथमेटिक्स था, उनको मैथमेटिक्स में इन सारे टूल्स को वो अप्लाई करते थे, बाकी उनको फिजिक्स में वो उन्होंने कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया था। जो इस बात को बहुत ज्यादा क्लियरली दर्शाता है कि किस तरह से न्यूटन ने जिन चीजों की डिस्कवरीज की थी वो मैथमेटिक्स के अलावा और बाकी चीजों में किस तरह से यूज की जा सकती है, और किस तरह से जो सारी चीजें हैं, जो परिवर्तन है वो किया जा सकता है और उससे रिजल्ट लिया जा सकते हैं, और बहुत सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। न्यूटन के लॉस को साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत ही गहराई से यूज किया जा सकता है और उसका बहुत अच्छा बेनिफिट भी उठाया जा सकता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में भी यूज करते थे, मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग में भी यूज किया जाता था, साथ में एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत ही नाटकीय तौर पर जिन सारे लॉस का यूज किया जा सकता था और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट निकाले जा सकते थे, और निकाले गए हैं और उनका यूज किया गया है। 1687 में उन्होंने जितने भी डिस्कवरीज की थी, जितनी भी शोध किए थे, उन सभी शोधों को पब्लिक के सामने रखा था, और लोगों के सामने ये कहा जा सकता है कि उनकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो थी वो 1687 में उन्होंने की थी। मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, इसमें उन्होंने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड लॉज ऑफ मोशन को दर्शाता है। न्यूटन ने इसमें इस बात को दर्शाया है कि किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है और प्रेडिक्ट किया जा सकता है सन के इर्द गिर्द ये सारी चीजें घूमती हैं। प्रिंसिपल प्रॉब्लम, डायनेमिक, एस्ट्रोनॉमी, इन सभी चीजों को बहुत ज्यादा गहराई से प्रेडिक्शन करना, स्टार्स एंड मोशंस के बारे में पता लगाना कि वो अब इस वक्त कहां पर हैं, इस चीज को न्यूटन के इस लॉस द्वारा पूरी तरह से समझाया जा सकता है। यही वजह है कि न्यूटन को इनकी एस्ट्रोनॉमी से बहुत ही आसानी से इनको पहचाना जा सकता है और उनको समझा जा सकता है कि न्यूटन क्या। अगर आप एक नजर में साइंस की एनसाइक्लोपीडिया देखें और रेफरेंसेस को सर्च करें और भी बहुत ज्यादा चीजें सर्च करें, तो आप ये पाएंगे कि जो न्यूटन से या उनके जमाने के साइंटिस्ट या आज के जमाने के साइंटिस्ट या अब तक के जो भी साइंटिस्ट हुए हैं वो न कहीं न्यूटन से प्रभावित रहे हैं और न्यूटन की ही खोज को उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो इन सभी चीजों को देखकर ये लगता है और ये समझ में आता है कि न्यूटन ही एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो अभी तक सबसे ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए हैं। इन चीजों की वजह से न्यूटन को लोग महान समझते हैं और उनको महान समझा भी जा सकता है। उन्होंने कुछ ऐसे लॉज बना दिए हैं जिसकी वजह से आज की दुनिया जो मॉडर्न साइंस हम लोग देख रहे हैं या मैथमेटिक्स देख रहे हैं या कैलकुलस देख रहे हैं, इन सारी चीजों में ओवरऑल कहा जा सकता है कि दुनिया को आगे बढ़ाने में जितना ज्यादा इसाक न्यूटन का हाथ है शायद ही और किसी साइंटिस्ट का हो सकता है। इन्होंने लॉस ऑफ मोशन में पूरे प्लैनेट को समझा दिया, इसमें ऑर्बिट्स को समझा दिया, इसमें उन्होंने मैथमेटिक्स को समझा दिया, इसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को समझा दिया। मतलब हर फील्ड में या कह सकते हैं चारों तरफ की फील्ड में न्यूटन ने अपना पूरा का पूरा योगदान दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग इस लेवल पर बैठे हुए, इस तरक्की पर बैठे हुए कि शायद नामुमकिन होता अगर न्यूटन ने अपने लॉस को न बनाया होता। तो मेरे लिए, हम लोगों के लिए, हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता कि हम आज इस तरह की दुनिया देख रहे होते। तो हमें न्यूटन का बहुत ज्यादा थैंक्स भी करना चाहिए कि उन्होंने इस तरह के लॉस को बनाया जिसका फायदा आज तक हम लोगों को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके अलावा जो अगला वीडियो हम बनाएंगे वो भी न्यूटन के बारे में ही बनाएंगे। न्यूटन के बारे में एक वीडियो बनाया गया, उनके बेसिक्स के बारे में, उनकी स्टार्टिंग की लाइफ के बारे में। इस वीडियो के अंदर हमने ये कोशिश की है कि उनके सारे लॉस को और इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज को आपके सामने रखा जाए। अब जो थर्ड वीडियो बनेगा उसके अंदर हम आपको बताएंगे न्यूटन के जमाने से लेकर और
अब तक के जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने न्यूटन्स के बारे में क्या कहा है और किस तरह से न्यूटन्स को वो जानते हैं या उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आप अगले वीडियो का वेट करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।